नमस्ते। पिछले लेक्चर पे हमने बोर का परमाणु मॉडल और उसकी कमियों की चर्चा की थी। आज हम लोग बात करेंगे सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल। पहले एक बार मैं फिर से याद दिला दूं कि बोर के परमाणु मॉडल में कमियां क्या थी। बोर का परमाणु मॉडल केवल उन्हीं परमाणुओं की व्याख्या कर रहा था जो जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन थे, अर्थात जो हाइड्रोजन सदृश थे। कमी नंबर 1। और कमी नंबर 2 में जब उच्च क्षमता के स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा गया तो पाया गया कि प्रत्येक रेखा कई स्पेक्ट्रमी रेखाओं से, प्रत्येक स्पेक्ट्रमी रेखा कई पतली पतली बारीक स्पेक्ट्रमी रेखाओं के समूहन से मिलकर बनी हुई है। बोर का परमाणु मॉडल इस तथ्य की व्याख्या नहीं कर सका। देखिए, इस तथ्य की व्याख्या करने के लिए या इन कमियों को दूर करने के लिए एक नया परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया गया जो कि सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल है। सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल। अब देखिए, सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल हमसे क्या कहता है। सोमरफेल्ड के परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल कहता था कि नाभिक बीच में है और इलेक्ट्रॉन बाहर बंद वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल कहता है कि बंद वृत्ताकार कक्षाओं में नहीं, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, यानी अंडे जैसी कक्षाओं में। अब जो दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं उनमें दो अक्ष होते हैं। ये वाला कहलाता है लघु अक्ष और ये वाला कहलाता है दीर्घ अक्ष। जिस कंडीशन पे लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी इस लघु वाले को थोड़ा सा और बढ़ा दो तो ये फिर गोल हो जाता है। अर्थात वृत्ताकार कक्षाएं दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं का ही एक विशेष रूप होती हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में दीर्घ वृत्ताकार चक्कर लगाते हैं, कुछ वृत्ताकार में लगाते हैं, कुछ और विशेष इस प्रकार से लगाते हैं। तो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता नहीं है, एक ही कक्षा में होने के बावजूद। पहली कमी दूर हो गई कि अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो टकरा तो नहीं जाएंगे, वो कमी दूर हुई। अब बात करते हैं दूसरी कमी की। इसके लिए दूसरी कमी के लिए पॉइंट नंबर 1 तो हो गया कि दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं हैं, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं, ये तो पॉइंट नंबर 1 हो गया। दूसरे के लिए उन्होंने कहा कि प्रत्येक कक्षा कई उप कक्षाओं से मिलकर बनी है। प्रत्येक कक्षा कई उप कक्षाओं से मिलकर बनी हुई है, यानी पहली कक्षा में एक उप कक्षा है, दूसरी में 2 हैं, तीसरी में 3 हैं, चौथी में 4 हैं। अब ये एक कौन सी है? पहली में S, दूसरे में S और P, तीसरे में S P D, चौथे में 4 S P D F। अगर आपके दिमाग में आ रहा हो पांचवें में 5 होनी चाहिए तो भाई साहब पांचवें की आज तक जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे जो जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहता है कि प्रत्येक कक्षा कई कक्षाओं से मिलकर बनी हुई है, यानी कि 1s भी है, 2s 2p भी है, 3s 3p 3d भी है, 4s 4p 4d 4f, इस प्रकार से कई कक्षाएं हैं। तो हर एक की एनर्जी में थोड़ा थोड़ा गैपिंग आ जाएगा। यानी मान लीजिए पहली कक्षा तो 1s है और यहाँ पर जब वो पांचवें वाले पे जा रहा था तो यहाँ पर 5s 5p 5d। तो अब जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं, जैसे मैंने कहा यहाँ की एनर्जी 3 है और यहाँ की हो गई फिर 8.1 8.2 8.3। तो इसका मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन 8.3 से निकलेंगे, कुछ 8.2 से, कुछ 8.1 से। तो जो एनर्जी डिफरेंस आएगा 5.1 5.2 5.3, अर्थात प्रत्येक स्पेक्ट्रमी रेखा कई स्पेक्ट्रमी रेखाओं से मिलकर बनी होती है। ये सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कॉपी पे नोट कर लीजिएगा।